हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिट 7 में जो हमारा विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य का यूनिट है, जिसमें हम तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इस क्रम में अभी तक हमने देखा कि जो उपग्रह हैं, उपग्रह होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उपग्रह को कैसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। भेजने के क्रम में फिर हमने बात की थी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, कि भारत में कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं और कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिस क्रम में हमने बहुत सी बातों पर चर्चा कर लिया था। फैक्ट के तहत, कॉन्सेप्ट के तहत हमने सारी चीजें देखी थी। इसी क्रम में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट में, उसमें हम इनसेट और जीसैट की बात कर रहे थे। इस क्रम में हमने देख लिया था कि जो इनसेट है हमारा और जीसैट, जिसका नाम रुकमणी भी है, जो 30 अगस्त 2013 को प्रक्षेपित किया गया था समुद्री क्षेत्र में मजबूती बढ़ाने हेतु। ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करते हैं सबसे पहले इनसेट और जीसैट के अनुप्रयोग क्या क्या है। अनुप्रयोग का मतलब इनका एप्लीकेशन क्या है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो दोस्तों, जैसे कि जो हमारा टेलीविजन हुआ, मोबाइल सैटेलाइट सेवा हुई, मौसम की भविष्यवाणी करने में, रेडियो प्रसारण करने में, टेलीमेडिसिन में, और विलेज रिसोर्स सेंटर के बारे में जानकारी लेने के लिए, और सर्च एंड रेस्क्यू कार्यक्रम, इन सारे कार्यक्रमों का संचालन, या हम कह सकते हैं ये जितनी भी चीजें जो अनुप्रयोग में लाई जा रही हैं, ये इनसेट और जीसेट की वजह से ही संभव है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंप्लीट हुआ, जो कि हम देख रहे थे कि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि देखिए, संचार उपग्रह, तो हमने इसमें देखा कि टेलीकॉम, इंटरनेट, टीवी, सुदूर, ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली। अब हमें बात करनी है अनुसंधान उपग्रहों के बारे में। और अनुसंधान उपग्रह के साथ साथ कौन कौन से अभी ऐसे लॉन्च हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो कि रिसर्च के लिए आवश्यक हैं, और रिसर्च हेतु यानी रिसर्च के उद्देश्य से जो यहाँ से प्रक्षेपित किए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुसंधान उपग्रहों की। देखिए, जब हम अंतरिक्ष मिशन या अनुसंधान उपग्रह की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो अनुसंधान या अंतरिक्ष मिशन है, इनका मुख्य उद्देश्य है किसी भी अन्य ग्रह का अध्ययन करना। इसी क्रम में हमने सबसे पहले हम बात करते हैं मोम, अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन की। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम, जिसको मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये भारत देश का पहला मंगलयान मिशन था, मोम, जिसका प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 नामक जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। तो पहली बात, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM का फुल फॉर्म है, इसको मंगलयान के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का पहला मंगल मिशन है। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया। ये मंगल की कक्षा में प्रवेश किया 24 सितंबर 2014 को। याद रखना है ये पॉइंट, 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक एंटर हुआ। इसके बाद विश्व में भारत चौथा देश बना और एशिया का पहला देश बना मार्स पर पहुंचने वाला, मंगल पर पहुंचने वाला। और दोस्तों, भारत विश्व का पहला देश है जिसने अपने पहले ही मंगल मिशन में सफलता प्राप्त की। अर्थात मान लीजिए हमें टारगेट करना है मंगल ग्रह की कक्षा में अपना सैटेलाइट पहुंचाने के लिए, तो हम ऐसे पहले देश बने हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह कार्य करने में सफलता प्राप्त की। तो एक बात याद रखनी है। दूसरा, यह हमारा फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी, हमारा अर्थात हमारा जो इसरो है उसका पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इंटरप्लेनेट मतलब है हमारे अंतरिक्ष के अंदर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाला पहला मिशन कौन सा है? मंगलयान, इंटरप्लेनेटरी मिशन। चलिए, तो ये हुआ हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, चंद्रयान, ध्यान रखना, ये मंगलयान है, यह मंगल का पहला मिशन था। लेकिन चंद्रयान की बात करेंगे तो अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए भेजा गया पहला सैटेलाइट हमारा था चंद्रयान फर्स्ट। क्या कहा है मैंने? भारत का यह पहला सैटेलाइट है जो कि रिसर्च की दृष्टि से हमने अंतरिक्ष में, स्पेस में इसको प्रक्षेपित किया था। अच्छा, प्रक्षेपण कब किया था? 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 और श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया था। यह हमारा पहला चंद्रमा मिशन है। 18 नवंबर 2008 को यह प्रवेश किया था। भारतीय ध्वज तिरंगे को चंद्रमा पर भेजने का कार्य चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से ही किया गया था। तो ये चंद्रयान 1 के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2। इसका प्रक्षेपण किया गया था 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के द्वारा सतीश धवन केंद्र से। इसमें एक लैंडर था, एक रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। दोस्तों, 7 नवंबर 2019 को कक्षा में प्रवेश करने के दौरान ही इससे हमारा संपर्क टूट गया था। और तुरंत इसके बाद ही हमने फिर अपना तीसरा चंद्रयान मिशन भेजा, जिसका नाम है चंद्रयान 3। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया सतीश धवन केंद्र से। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? LVM-3M4। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है विश्व में, जो कि 23 अगस्त 2023 को अंतरिक्ष मिशन में, मतलब इसने 23 अगस्त 2023 को जो है प्रक्षेपित किया, सॉरी, चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसीलिए
हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस या अंतरिक्ष मिशन दिवस के रूप में घोषित किया गया कि हर वर्ष 23 तारीख को क्या मनाया जाएगा, अंतरिक्ष मिशन या अंतरिक्ष दिवस, स्पेस डे मनाया जाएगा। तो ये हमारे चंद्रयान के तीनों मिशन हो गए, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान थर्ड। अब हम बात करते हैं आदित्य 11 मिशन जो हाल ही में भेजा गया है। देखिए, आदित्य 11 मिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य के अध्ययन हेतु भेजा जाने वाला भारत का पहला उपग्रह है ये। यह दूसरा अवलोकन उपग्रह, अवलोकन मतलब हम कह सकते हैं एस्ट्रोसैट सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करने के लिए 2015 में लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा था। उसके बाद किसी अन्य ग्रह को ऑब्जर्व करने के लिए हमने जो भेजा है वो है आदित्य एल 1। और आप सब जानते हैं यह सूर्य के अध्ययन, सूर्य का अवलोकन करने के लिए इसको हमने प्रक्षेपित किया है। ये क्या करेगा, ये L1 पॉइंट की परिक्रमा करेगा। L1 पॉइंट होता क्या है, इसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है दोस्तों, कुल 5 बिंदु है। अच्छा, लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी, इनके सापेक्ष ऐसे बिंदु जहां सबका गुरुत्वीय प्रभाव समान रहे, जो ग्रेविटेशन इफेक्ट है वो तीनों का समान हो, ऐसे पॉइंट्स को हमने लैग्रेंज पॉइंट कहा। ऐसी कुल संख्या 5 है। अब जो हमारा आदित्य L1 मिशन है दोस्तों, इसका कार्य क्या है, ये मुख्यतः सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, फोटोस्फीयर जहां से एक्स रेज निकलती है उनका अध्ययन करेगा, और क्रोमोस्फीयर जहां से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनका अध्ययन करेगा ये। अब देखिए ये डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए ये है हमारा सन, ये है हमारी अर्थ और ये है मून। इनके क्षेत्र में जैसे एक पॉइंट ये रहा, यहाँ पर सन का और अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स सेम रहेगा, तो एक हो गया पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट रहा ये, तीसरा रहा ये, एक रहा ये और एक रहा। इस प्रकार से ये टोटल 5 पॉइंट है। लेकिन जो अभी हमने आदित्य L1 मिशन भेजा है वो इस पॉइंट पर भेजा है, यानी हमारा प्रक्षेपण यहाँ लेके इस सूर्य को ऑब्जर्व कर रहा होगा, सूर्य की स्टडी कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है L1 अर्थात लैग्रेंज पॉइंट 1। आई होप ये डायग्राम से आप समझ पाए होंगे। तो ये आदित्य L1 मिशन हुए। तो अभी तक हमने अवलोकन के क्षेत्र में जितने मिशन भेजे उनकी हमने चर्चा की। कौन कौन सा, एक मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, आदित्य L1 मिशन, इन सब पे हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है दोस्तों। मेंस में भी 3 मार्कर वगैरह में अगर आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसी फैक्ट को उठा के पुट ऑन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम क्रायोजेनिक इंजन। जैसे हमने बोला था ना, जो GSLV हमारा, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्या है इस प्रौद्योगिकी को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत पहले हम। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी, देखिए दोस्तों अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि क्रायो का अर्थ क्या होता है, तो क्रायो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द क्रायो से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ के समान। अर्थात हम कह सकते हैं क्रायोजेनिक जो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, उसमें बहुत न्यूनतम टेम्परेचर पर जो है कार्य किया जाता है। हम कह सकते हैं बर्फ बर्फ के समान शीतलता, यानी उससे भी निम्न ताप की। अच्छा, भारत द्वारा 9 फरवरी 2002 को तमिलनाडु में महेंद्रगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र में इसका सबसे पहले क्रायोजेनिक ईंधन का सफल परीक्षण किया गया था। कुछ याद नहीं रखना है, केवल आपको क्रायोजेनिक ईंधन, इसका मैं सारा जो आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पढ़ा रहा था तो वो आपको वहां पे क्लियर कर दिया था कि कितना टेम्परेचर रहता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, उस आधार पे क्रायोजेनिक पद्धति कार्य करती है। ठीक है, GSLV जो हमने लॉन्च किया था उसके माध्यम से। चलिए अब हमें बात करनी है रिमोट सेंसिंग की, सुदूर संवेदन की। देखिए यहाँ पे आप फिर से आइए, हमने किस किस की चर्चा कर ली, देखिए ये दोनों हमारे हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है सुदूर संवेदन या भूप्रेक्षण। नेविगेशन की तो हम बात करेंगे शॉर्ट में ही, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अब सुदूर संवेदन की। चलिए देखिए दोस्तों, रिमोट सेंसिंग सबसे पहले समझते हैं रिमोट सेंसिंग होता है। दूर से अर्थात स्पर्श किए बिना सूचना प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी है वही कहलाई सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन का तात्पर्य क्या है, सुदूर संवेदन से तात्पर्य है दूर से अर्थात बिना स्पर्श किए सूचना प्राप्त करना, सुदूर संवेदन कहलाता है। अच्छा, जो हमारे फ्लॉइड साहब हैं, इन्होंने कहा था कि सुदूर संवेदन से तात्पर्य है उन विधियों से है जिनमें किसी लक्ष्य को पहचानने, लक्षणों को मापने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश, ऊष्मा या रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, संवेदन के लिए, सेंस करने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, सुदूर संवेदन। इसको दोस्तों सूर्य समकालिक भी कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग को सूर्य समकालिक भी कहा जाता है। सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों, यह अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड किरणों पर कार्य करता है जिनकी भेदन और संवेदन क्षमता अधिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं वो किस पद्धति पर कार्यरत हैं, अवृत्त किरणों के आधार पर ये कार्यरत हैं, क्योंकि अवृत्त किरणों की जो भेदन और संवेदन क्षमता है वह सर्वाधिक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रक्षेपण, परिचालन
यानी परिचालन अर्थात ऑपरेशन, प्रक्षेपण मतलब लॉन्च। तो इनको लॉन्च करने का कार्य पीएसएलवी द्वारा श्रीहरिकोटा से होता है और इसका परिचालन अर्थात ऑपरेशन करने का कार्य हम कह सकते हैं इसरो या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से होता है, एमसीएफ से होता है। अच्छा, सुदूर संवेदन की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें हमने पहले भी कई बार देखा है, जैसे कार्टोसैट सीरीज है जो हमारी, तो कार्टोसैट श्रृंखला आ जाती है इसी में, जो पृथ्वी की स्थलाकृतियों की जानकारी देती है। रिसोर्स सेट क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनकी जानकारी देता है। ओजोन सेट क्या है, समुद्री संसाधनों पर अपना कार्य करता है। ऐसे ही टीईएस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने का काम है टीईएस का। अब इनको हम आगे आगे डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम रिमोट सेंसिंग की पृष्ठभूमि देख लेते हैं एक बार, बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के समय हवाई जहाज के द्वारा हवाई चित्रण लिए गए थे, तो हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग की शुरुआत जो मानी जाती है वो वर्ल्ड वॉर से ही मानी जाती है। अच्छा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने V2 रॉकेट के जरिए ऐसा काम किया था। तो इसकी शुरुआत पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं तो विश्व युद्ध से प्रारंभ हो जाती है, जिसके द्वारा जो हवाई जहाज थे उनके द्वारा हवाई चित्रण किए जाते थे। जो शब्द सुदूर संवेदन है, इसका उपयोग सर्वप्रथम 1960 में यूएसए द्वारा किया गया। सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया, यूएसए के द्वारा किया गया 1960 में। अब इसी का बैकग्राउंड हम भारत में देख लेते हैं, इंडिया में। तो 1920 में इसका प्रयोग किया गया, किसके माध्यम से, ब्लैक व्हाइट चित्र के माध्यम से। क्योंकि सिंध में बाढ़ आई थी, उसके आंकलन हेतु हवाई जहाज से चित्र लिए गए थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट जो चित्र इमेजेस थी। तो मानते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत 1920 से हुई। और दोस्तों, पी रामा पिसरोती जो है, हम बोल सकते हैं इनको पी आर पिसरोती, इनको भारतीय सुदूर संवेदन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पी रामा पिसरोती को क्या कहा जाता है, भारतीय सुदूर संवेदन का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, जो नारियल में लगने वाले विल्ट रूट बीमारी थी उसकी पहचान के लिए इनका आकलन किया था। तो कहा जाता है, चूंकि इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए पी रामा पिश्रोती को भारतीय सुदूर संवेदन का जनक कहा जाता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग का फादर उसको कहा जाता है, पी रामा पिश्रोती। याद रखेंगे, ऐसे पॉइंट पीएससी बहुत पूछता है। नेक्स्ट, हमारा जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है, ये हैदराबाद में स्थित है, ये हमें याद रखना है। और भारत ने संवेदी उपग्रहों के विकास की शुरुआत की थी भास्कर श्रेणी के उपग्रहों से। यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की शुरुआत मानी जाती है हमारे जो भास्कर सीरीज के उपग्रह थे उनके माध्यम से। 1988 में 1988 में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया। यानी जो हमारा कार्यक्रम है, ये भारतीय सुदूर संवेदन कब से प्रारंभ हुआ, 1988 से, 1988 से। अब हम भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्वदेशी तकनीकी, भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, स्वदेशी तकनीक पर निर्भर है। 19 अप्रैल 1975 को इंटर कॉस्मोस रूस से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है ना। ऐसे ही भास्कर सीरीज का भास्कर 1, भास्कर 2 7 जून 1979 और 20 नवंबर 1981, ये भी कहां से छोड़े गए, इंटरकॉस्मोस रूस से प्रक्षेपित किए गए थे। है क्या, आपको याद रखना है कि आर्यभट्ट हो, भास्कर 1 हो, भास्कर 2 या भास्कर 3 हो, ये सब क्या है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। क्लियर है। अब देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रोहिणी सीरीज। दोस्तों, भारतीय भूमि से छोड़ा गया पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है रोहिणी। क्योंकि आर्यभट्ट है या भास्कर है, ये हमने कहां से छोड़े हैं, रूस से। लेकिन भारत की भूमि से छोड़ा गया पहला जो हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो है रोहिणी, जो कि SLV-3 के द्वारा 1979 टू 80 में छोड़े गए थे। रोहिणी रोहिणी की भी सीरीज है, हमें इतना याद नहीं रखना है, केवल याद रखना है कि रोहिणी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसी के बाद हमने एप्पल की चर्चा की थी। उस समय एप्पल का अर्थात होता है अराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं एप्पल। यह पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था। 19 जून 1981 को फ्रेंच के गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। इसके बाद ये भी IRS फर्स्ट डे 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया, इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, याद रखना है मैटसेट के बारे में। दोस्तों, जो मैटसेट है इसी को कल्पना फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम मौसम उपग्रह है, भारत का पहला जो हमारा वेदर सैटेलाइट है जो मौसम बताने का कार्य करता है वो है मैटसेट। 12 सितंबर 2002 को PSLV को छोड़ा गया, भू स्तर उपग्रह में इसको छोड़ा गया और कल्पना चावला की स्मृति में इसका नामकरण कर दिया गया कल्पना फर्स्ट। तो मैटसेट को ही कल्पना फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इतना भी आप याद रख लोगे पर्याप्त है। इसके बाद हम कार्टो सीरीज की बात करते हैं, कार्टोसेट सीरीज की। पृथ्वी की स्थल, ध्यान रखना दोस्तों, इसका सबसे पहले प्रारंभ किया था 2000। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं जो कार्टोसेट सीरीज है ये प्रारंभ हुई थी 2005 से, पहला पॉइंट। उसके बाद कई श्रृंखला चलती रही, हमें इतना याद नहीं रखना है। हाँ, याद रखने वाली और बात क्या हो सकती है इसमें, तो देखिए, जैसा कि पृथ्वी की स्थलाकृति के अध्ययन हेतु इसीलिए इसको आई इन दी स्काई भी कहा जाता है, आई इन दी स्काई। तो आपसे पूछा जाए किस टाइप के सैटेलाइट को आई इन दी स्काई कहा जाता है, तो कार्टोसेट सीरीज के जितने भी सैटेलाइट हैं उनको आई इन दी स्काई कहा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी 29 सितंबर 2016 में, उसमें कार्टोसेट 2 का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों आगे रिसोर्स सेट की हम बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हाँ, मेगाट्रॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो इसको इनसेट वीआर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौसम, आर्द्रता, वायुमंडलीय अध्ययन के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। और फ्रांस और भारत की संयुक्त मिशन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। तो जो मेगाट्रॉपिक्स है उसमें फ्रांस और भारत दोनों का यह कंबाइंड मिशन है, संयुक्त मिशन है। इसी प्रकार से सरल की बात करते हैं हम, सैटेलाइट विथ एर्गोस एंड
अल्टिका, ये याद रखना है हमें। सामुद्रिक अध्ययन के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था, भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया हुआ है ये। इसी प्रकार से आरआई सेट की बात करते हैं, राडार इमेजिन सैटेलाइट। इसमें कृषि, मिट्टी की बर्फ, तट की निगरानी में इसका यूज किया जाता है, और दिन और रात दोनों मौसम में तस्वीरों को, दिन और रात दोनों समय में यह तस्वीरों को ले सकने की क्षमता होती है इनमें, आरआई सेट में। क्लियर है? तो ये सारे कैसे सैटेलाइट हैं? हम कह सकते हैं ये सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब नेविगेशन से बात करने से पहले हम समझ लेते हैं जीपीएस क्या होता है। चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जीपीएस की। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। दोस्तों ये एक आधुनिक तकनीक है, और क्या कह सकते हैं, उपग्रह आधारित प्रणाली है जो पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु की गति, उसकी ऊंचाई, उसकी दिशा, उसका आकार और समय बताने का कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक ऐसा उपग्रह है जिसके माध्यम से किसी वस्तु की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, उसकी ऊंचाई, इनकी जानकारी किसके साथ, समयबद्धता यानी टाइम के साथ प्राप्त करने की जो प्रणाली है वही कहलाती है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये दो प्रकार से काम करता है, 2D और 3D। अगर हमें इसका टू डायमेंशनल देखना हो तो 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, जो क्या क्या बता देते हैं, अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई बताते हैं। और अगर हम चारों ग्रहों का यूज करते हैं तो ऊंचाई भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ऊंचाई, देशांतर, अक्षांश और विमा। विमा मतलब ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सारी बातें, तो इनको बोलते हैं अपन विमा। तो फिर से अगर हम इसको टू मार्कर में लिखने के लिए आ जाता है तो क्या लिख सकते हैं, एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति को सटीक जानकारी प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये किसका डेफिनेशन हो गया है, जीपीएस। अच्छा, जीपीएस की संकल्पना के बारे में हम बात करते हैं। तो उपग्रह आधारित एक नेविगेशन प्रणाली है ये, जो क्या करती है, लगातार सिग्नल, सूचनाएं पृथ्वी तक पहुंचाती है, और पृथ्वी पर स्थित जो रिसीवर केंद्र होते हैं वो इन संकेतों को ग्रहण कर इनकी सहायता से पृथ्वी पर अवस्थित या गतिमान, यानी कोई स्टेबल वस्तु या चलायमान वस्तु, दोनों की सही स्थिति का आकलन करने का प्रयास करता है। अगर हम सैटेलाइट पोजिशनिंग की बात करते हैं कि इस प्रकार के उपग्रह किस प्रकार से अवस्थापित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, तो देखिए किसी भी देश को अगर सैटेलाइट पोजीशनिंग करनी है तो जीपीएस इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उपग्रह का अवस्थापन करना पड़ेगा। अब ये दो प्रकार से होते हैं, पहला हम देख रहे हैं कवरेज के आधार पर। कवरेज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक वैश्विक और एक क्षेत्रीय। अर्थात पूरी पृथ्वी पर नजर रखने हेतु तो वो वैश्विक अवस्थापन के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए कम से कम 18 सैटेलाइट और अधिकतम 26 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जीपीएस जो कि अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो यूरोपीय यूनियन का है, बाइडू चाइना का है। तो ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, ये ऐसे जीपीएस हैं जो पूरी पृथ्वी पर कार्य करते हैं, पूरी पृथ्वी का कवरेज करते हैं। अच्छा, क्षेत्रीय अवस्थापन में हम बात करते हैं तो देखिए किसी विशिष्ट क्षेत्र हेतु इसके लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल अपने इंडिया का आईआरएनएसएस, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो भारत का है। इसमें हमने 7 सैटेलाइट लगाए हैं जो कि हमारे 1500 किलोमीटर, स्क्वायर नहीं दोस्तों, 1500 किलोमीटर का कवरेज करते हैं। अच्छा, और इसमें अंतर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे आपने 4 सैटेलाइट लगाई, ये 4 सैटेलाइट लगभग 60 डिग्री के एंगल में अपना कवरेज सिस्टम रखते हैं। तो अगर पूरी पृथ्वी के बारे में हमें कवरेज लेना है तो आप ध्यान से देखिए, 4 सैटेलाइट कितने डिग्री को कवर कर रहे हैं, 60 डिग्री को। समझने का प्रयास करना, जो 4 सैटेलाइट हैं वो 60 डिग्री को कवर कर रहे हैं। और अर्थ हमारी कैसी है, गोल है, तो गोल है अर्थात हम कह सकते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6 6 36। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और चूंकि एक उसमें कितने सैटेलाइट लग रहे हैं, 4, तो 6 गुणा 4 24। तो यही मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 24 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। कितने, 24। तो हमने यहाँ पे लिखा है 26, लेकिन 24 भी कई बुक में लिखा है तो 24 भी सही होगा। क्लियर है? ऐसे ही इसमें केवल 4 सैटेलाइट हैं, तो ये भारत जो हमारा विशेषकर सीमाओं के लिए इसका यूज किया गया है भारत के द्वारा, तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। तो 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कवर करने का काम करता है हमारे भारत का आईआरएनएसएस, जो हमारा भारत का जीपीएस है, उसका नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर है? तो ये किसके आधार पर देखें ना, कवरेज के आधार पर। अच्छा, और किस प्रकार से देख सकते हैं, तो एक उपग्रह को इस प्रकार से भेजा जाता है ताकि वो क्या दे सकें, सर्विस दे सकें, सेवाओं के आधार पर हम कह सकते हैं। इसके लिए देखना पड़ेगा, देखो इसके होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशनिंग और प्रिसाइज पोजीशनिंग। अगर हम मानक अवस्थापन की बात करते हैं तो इसको हम और आप यानी सामान्य नागरिक यूज कर सकते हैं। इनमें कोई कोडिंग नहीं होती, कोई कूट भाषा नहीं होती है। हाँ, एकल आवृत्ति आवृत्ति पर कार्य करते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ये आधारित हैं। 10 से 15 मीटर का स्पष्ट चित्र आपको देखने को मिल जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रिसाइज पोजीशनिंग की बात करते हैं, परिशुद्ध अवस्थापन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उपयोग सुरक्षा हेतु, अर्थात हम कह सकते हैं सेना का द्वारा इसका यूज किया जाता है। दूसरा, ये डबल फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है, दोहरी आवृत्ति। अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक आवृत्ति को ग्रैब कर भी लिया गया, लेकिन जब तक उसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तब तक उसका कोड, जो उसकी कूटिक भाषा है, वह वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो कूटबद्धता इसमें होती है। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है, 0.
मीटर तक की, यानी हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर तक की भी स्पष्ट चित्र देखने को हमें देता है। तो इस प्रकार से इन दो आधारों पर भी जो जीपीएस है इनको सैटेलाइट अथवा लॉन्च किया जाता है। तो एक तो होता है किसके आधार पर, सेवाओं के आधार पर, और दूसरा हमने किसके आधार पर देखा, दूसरा हमने देखा है कवरेज के आधार। क्लियर है? चलिए, अब ये पद्धति क्या है, ये ट्राइलेटरेशन पद्धति पर कार्य करते हैं जीपीएस कवरेज के लिए। तो ट्राइलेटरेशन का मतलब क्या होता है, देखो जो तीन उपग्रह हैं उनका प्रयोग करते हैं इसमें, और इसके माध्यम से किसी वस्तु या स्थान की स्थिति जानते हैं। अच्छा, जैसे किसी वस्तु या स्थान की स्थिति, अब कोई वस्तु चलायमान है या स्थिर है, मान लो चलायमान है तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला होता है दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। अच्छा, चाल, चाल का मापन कहता है तरंगों के उपयोग से। चाल का मापन किसके माध्यम से होता है, तरंगों, क्योंकि तरंगे उनके प्रकाश की चाल के माध्यम से चलती हैं, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से तरंगे हमारी जो है गतिमान होती हैं। समय में हम बात करेंगे तो समय T1 में से T2 घटा के जो भी आएगा उसका मल्टीपल करेंगे हम, जो चाल है, तो उससे हमें उस पर्टिकुलर वस्तु की दूरी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, T1 और T2 क्या है, ट्रांसमिशन होता है एक, और रिसीविंग समय होता है। ट्रांसमिशन टाइम का मतलब क्या है, जैसे सैटेलाइट ने कोई संकेत भेजा, तरंगों को वस्तु तक भेजा, तो उसमें जितना समय लगा, उसके बाद वस्तु रिफ्लेक्ट करेगी, उस प्रकाश को परावर्तित करेगी, तो वस्तु द्वारा परावर्तित तरंगों को उपग्रह तक पहुंचने में लगा समय। जब हम इन दोनों का जो अंतर निकालते हैं और उसका गुणा हम उस चाल से करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दूरी देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम मैंने जो यहाँ पे बनाया है उसको देखिए पहले। देखिए, ये जो डायग्राम है, मान लीजिए अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट लगा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। तो सबसे पहले सैटेलाइट ने सिग्नल भेजे इसको प्रकाश तरंगों के माध्यम से। अब इसके पास ये सिग्नल आए, उसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होके ये पुनः कहाँ तक जाएंगे, सैटेलाइट तक जाएंगे। तो ये ट्रांसमिशन टाइम हो गया, ये रिसीविंग टाइम हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसके आधार पर इस व्यक्ति की पर्टिकुलर जो निश्चित एक अवस्था है, स्थिति है, लोकेशन है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो कैसे ये सैटेलाइट कार्य करते हैं हमने ये देखा। दूसरा, जीपीएस के अगर हम कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या होते हैं, तो इसमें एक तो अंतरिक्ष अवयव जिसके रूप में हम उपग्रह का उपयोग करते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम होगा जो हमारी अर्थ पर होगा, और उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता जैसे हम और आप मोबाइल में जीपीएस का यूज करते हैं, तो ये इसके कंपोनेंट हैं। अच्छा, इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या क्या है ये देख लेते हैं। प्रारंभिक रूप से दोस्तों जो जीपीएस है वह सेना हेतु उपयोग में लाया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको आमजन भी यूज करते हैं। अच्छा, इसके अनुप्रयोग में परिशुद्ध कृषि विधि में इसका उपयोग किया जाता है, वाहनों एवं जहाजों में इसका प्रयोग किया जाता है, स्थान स्थिति का निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है, सटीक समय का मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, वस्तु की निगरानी या ट्रैक करने में इसका उपयोग होता है, मानचित्रण अर्थात मैपिंग करने में भी जीपीएस का ही योगदान है। तो ये दोस्तों जीपीएस के बारे में हमने देखा, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अपना कवर हुआ है और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हुआ है। इसका बार बार रिवीजन करें, एमसीक्यू लगाएं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि ये जो अपना उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान है, और जब हम जो अपने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हैं, इसरो, डीआरडीओ, इनके बारे में हम जब चर्चा कर लेंगे तो हम इसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये जीपीएस हुआ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अभी तक जैसे हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस यानी रक्षा प्रौद्योगिकी में हम कुछ मिसाइलों का उपयोग करते हैं या कुछ टैंकों का उपयोग करते हैं। तो वो टैंक, क्योंकि पिछली बार आप अगर प्रीलिम्स का पेपर उठाएंगे तो कभी अग्नि से पूछा गया है, तो कभी ब्रह्मोस से पूछा गया है, तो ये सारी बातें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं भारत की कुछ मिसाइल्स। चलिए, अब हमें बात करनी है मिसाइल की। देखिए दोस्तों, अगर हम मिसाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिसाइल के प्रकार कितने होते हैं। तो मिसाइल दोस्तों, एक तो पथ के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, मारक क्षमता के, स्थान के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गति या मैक संख्या के आधार पर ये कई प्रकार की होती है। एक एक से हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पथ के आधार। पथ के आधार पर दोस्तों मिसाइल जो है वो दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल जो लक्ष्य खोज कर प्रहार करती हैं, क्या कहलाती हैं? क्रूज मिसाइल। लेकिन जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागती हैं उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जो क्रूज मिसाइल है दोस्तों, ये पृथ्वी की सरफेस के समान यानी पृथ्वी की सतह के समान गमन करते हैं, जबकि ये परवलयाकार, अर्थात जैसे मान ली यहाँ से जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से जाएगी, ये परवलयाकार पथ पर कार्य करती है। कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं अगर, तो देखिए इनका आकार होता है छोटा और क्षमता होती है इनकी कम। वहीं अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो इनकी आकार भी इनका बड़ा होता है, इनकी क्षमता भी अधिक होती है। ये जेट इंजन पर कार्य करती है, ये रॉकेट इंजन पर कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस मिसाइल, इसका एग्जाम्पल है अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। तो ये पथ के आधार पर दो टाइप की मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। इनके एग्जांपल जब हम देखेंगे तो हम आपको वहां पे बताएंगे, देखिए ये क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि बैलिस्टिक क्या होती है, क्रूज क्या होती है। अच्छा, दूसरा देते हैं मारक क्षमता के आधार पर। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, तो मारक क्षमता के आधार पर जब हम बात करते हैं तो चार प्रकार की होती है: कम दूरी, मध्यम दूरी, मध्यवर्ती दूरी और अंतर महाद्वीपीय। ये चार प्रकार की मिसाइल्स होती हैं। कम दूरी वाली मिसाइल वो होती हैं जिनकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर के बीच होती है। एग्जाम्पल है इसके अग्नि, पृथ्वी और शौर्य।
इसी हिसाब से अगर हम मध्यम दूरी की बात करते हैं तो मध्यम दूरी वाली जो मिसाइल होती हैं उनकी 1000 से 3000 किलोमीटर इनकी जो रेंज होती है। इसके अलावा अग्नि 2 इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मध्यवर्ती दूरी तो 3000 से लेकर 5000 तक इनकी रेंज होती है। अग्नि 3, ब्लू स्ट्रीक इसके एग्जाम्पल है। और जिनकी 5000 से अधिक रेंज है, किलोमीटर से अधिक रेंज है, ऐसी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहलाती हैं, लेकिन ये भी अंडर डेवलपिंग फेज में है। अग्नि 6 इसका उदाहरण है। तो ये किसके आधार पर हुई? मारक क्षमता के आधार पर। मारक क्षमता के आधार पर कितने टाइप की मिसाइल होती हैं? 4 टाइप की, कम दूरी, मध्यम दूरी, मध्यवर्ती और अंतर महाद्वीपीय। चलिए अब हम बात करते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दोस्तों कुछ मिसाइल ऐसी होती है जो जमीन से जमीन अर्थात सरफेस टू सरफेस वार करती हैं। दूसरी होती हैं वो जो जमीन से हवा अर्थात सरफेस से एयर पर वार करती हैं। और कुछ होती हैं जो एयर टू एयर अर्थात हवा से हवा में वार करती हैं। जमीन से जमीन पर वार करने वाली कुछ मिसाइल हैं जैसे पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, प्रहार। वहीं जमीन से हवा में वार करने वाली हैं त्रिशूल और आकाश। और हवा से हवा में वार करने वाली हैं अस्त्र। तो ये किसके आधार पर देखे हमने? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 3 प्रकार की मिसाइल होती हैं। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम गति या मैक संख्या के आधार पर। मैक संख्या के आधार पर दोस्तों सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक 3 टाइप की मिसाइल्स होती हैं। सबसोनिक वो मिसाइल्स होती है जो ध्वनि की चाल से कम अर्थात इनकी मैक संख्या 1 से कम हो। एग्जाम्पल है निर्भय, जो कि भारत में बनी हुई है। इसी आधार पर अगर हम दूसरा बात करते हैं सुपरसोनिक की, तो सुपरसोनिक जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, मैक संख्या 1 से अधिक हो। ब्रह्मोस इसका एग्जाम्पल हो गया। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो हाइपरसोनिक क्या होती हैं? जिनकी चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा हो अर्थात मैक संख्या भी 5 से अधिक हो। इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मोस 2, जो कि अंडर डेवलपिंग फेज में है, अभी विकसित हो रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो मिसाइल होती है वो मिसाइल के 1 2 3 4 प्रकार के आधार पर कई प्रकार की होती हैं। पद के आधार पर, मारक क्षमता के आधार पर, स्थान के आधार पर, गति या मैक संख्या के आधार पर। और हमने एग्जाम्पल सहित देखा कि कौन सी मिसाइल किस टाइप की होती है। अब हम कुछ मिसाइलों की बात कर लेते हैं। जैसे पहली मिसाइल है पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहाँ पर लिखा है बैलिस्टिक, तो बैलिस्टिक का मतलब आप सब जानते हो, अभी हमने देखा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। ठीक है। 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसके अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 थल सेना द्वारा उपयोग में लाई जाती है, पृथ्वी 2 वायुसेना द्वारा और पृथ्वी 3 नौसेना द्वारा। इसको 150 किलोमीटर मारक क्षमता है, 250 किलोमीटर मारक क्षमता है, इसकी 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। तो पृथ्वी याद आपको क्या रखना है? पृथ्वी क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस वार करती है, बस इतना भी पर्याप्त है। इसके बाद बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। दोस्तों अग्नि ऐसी है जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट मिसाइल है। इसके 5 संस्करण हैं। कौन कौन से? अग्नि फर्स्ट जो 700 किलोमीटर रेंज है, अग्नि सेकंड 2000 किलोमीटर रेंज है, अग्नि थर्ड 2500 किलोमीटर रेंज है, अग्नि फोर्थ 4000 किलोमीटर रेंज है, और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर रेंज है। दोस्तों अग्नि 4 की खास बात क्या है? यह रडार की पहुंच से बाहर होती है। ये ऐसी मिसाइल है जो रडार की पहुंच से बाहर है। तो इसमें याद क्या रखना है? मारक क्षमता इसकी दूसरा जमीन टू जमीन और बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ में अग्नि 4 के बारे में याद रखोगी, रडार की पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं नाग की। नाग एक प्रकार का एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। इसका परीक्षण 1990 में किया गया था। इसकी क्षमता है 4 किलोमीटर। इसके 2 संस्करण है, हेलिना और ध्रुवास्त्र। इसका उपनाम है दागो और भूलगा, अर्थात एक बार आप टारगेट फिक्स करके इसको छोड़ दिया, उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये अपना काम करके ही फ्री होगी। तो ये नाग हो गया। तो नाग क्या है? एक प्रकार की मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। इसके अलावा आकाश जो सरफेस टू एयर अर्थात जमीन से हवा में वार करती है। मध्यम दूरी की मिसाइल है, 25 किलोमीटर की रेंज है। इसका प्रक्षेपण रैमजेट सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है इसके प्रक्षेपण में। क्लियर है। त्रिशूल की बात करते हैं, सरफेस टू एयर कम दूरी वाली है। इसके अलावा ब्रह्मोस, ब्रह्मोस में खास बात है दोस्तों, ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है मिसाइल है। इसका नामकरण हुआ है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज भी है और सुपरसोनिक भी। अब देखिए यहाँ पर क्रूज मिसाइल क्या होती है, हमने अभी देखा ना यहाँ पे। क्रूज मिसाइल जो लक्ष्य खोजकर प्रहार करती हैं। और साथ में क्या कह रहा है ये? क्रूज मिसाइल है और सुपरसोनिक भी है। तो सुपरसोनिक यहाँ देखिए, सुपरसोनिक क्या होती है? जिसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, जिसकी मैक संख्या कितनी हो? मैक संख्या 1 से अधिक हो। चलिए तो ब्रह्मोस 2 हुई। अच्छा ये सरफेस टू सरफेस बार करती है और ये भी दागो और भूल जाओ पद्धति पर कार्य करती है। एक बार आप इसको जो आपका टारगेट है उसको सेट करो और छोड़ दो। इसका पहली बार परीक्षण किया गया था 2001 में। क्लियर है। तो ये ब्रह्मोस हुआ। चलिए ब्रह्मोस के अलावा कुछ और हैं जैसे शौर्य, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, हथियार लेकर जा सकती है। अग्नि 6 अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 5500 किलोमीटर इसकी रेंज है। निर्भय की बात करते हैं, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस बात करती है, 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ऐसे ही हम सागरिका की बात करते हैं, यह साइबेरियन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 2008 में समुद्र से के भीतर इसका परीक्षण किया गया था। कहाँ? समुद्र के भीतर, इसलिए इसका नाम पड़ा है सागरिका। धनुष की बात करते हैं, सरफेस टू सरफेस वार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी इसकी रेंज है। पृथ्वी 2 का यह नौसैनिक संस्करण है। जो पृथ्वी 2 है उसका नौसैनिक संस्करण क्या कहलाता है? धनुष। 350 किलोमीटर इसकी रेंज है।
धनुष भाई। इसके अलावा प्रद्युम्न की अगर हम बात करते हैं, 2007 में इसका परीक्षण किया गया था, स्वदेश निर्मित है। पिनाका की बात करते हैं तो डीआरडीओ द्वारा विकसित सरफेस टू सरफेस बार करती है, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसका सफल प्रयोग किया गया था। शंकर के धनुष पिनाका के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। काली 5000 की बात करते हैं, काली का फुल फॉर्म याद रखेंगे, काली किलो एम्पेयर लीनियर, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रख लेना। बार्क और डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये क्या करती है, जो टारगेट होता है उसका कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट करके उसको ध्वस्त करने का कार्य करती है। इसके बाद प्रहार की हम बात करते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, सरफेस टू सरफेस बार करती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सारी क्या हुई हमारी मिसाइल, लगभग 15 मिसाइल है दोस्तों। इसमें से आप अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स को याद रख लेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं युद्ध टैंक की, जो हमारे भारत सरकार या भारत सेना द्वारा यूज किए जाते हैं टैंक। पहला टैंक हम बात करते हैं अर्जुन, डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसकी रफ्तार है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जहरीली गैसों से सुरक्षा देता है हमारे सैनिकों को। दूसरी है भीष्म, रूस से हमने इसको खरीदा, अब इसका लाइसेंस है हमारे पास बनाने का, और बारूद हुई सुरंग से ये रक्षा करती है, मतलब जो नीचे जमीन में सुरंग में बारूद बिछा दी जाती है उस पर भी अगर ये चला जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है अजय, ये भी एक टैंक है, 1979 में शामिल किया गया। ऐसे ही वज्र, T9 वज्र टैंक इसका फुल फॉर्म है, फुल नाम है। एल कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, 2021 में मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण जारी है। क्लियर है। अब हम भारत के लड़ाकू विमानों की बात कर लें, जैसे तेजस, स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान है, डीआरडीओ एचएएल द्वारा विकसित है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। दोस्तों ये थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट है, आप 2-3 बार इनको पढ़ेंगे कि कौन सा लड़ाकू विमान है, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एमसीक्यू के थ्रू हम इनको और अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कुछ हेलीकॉप्टर हमारे ऐसे हैं जो विदेशी हैं, कुछ हैं स्वदेशी तकनीक के पास, जैसे अपाचे है, चिनूक है, MI-25 है, एलुजन है, ये सब विदेशी है। वहीं चीता, चेतक, ध्रुव, रुद्र हैं, ये हमारे स्वदेशी हैं। जैसे ध्रुव की बात करते हैं तो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, एक हेलीकॉप्टर है, यह केवल बेचने हेतु, अन्य देशों को बेचने हेतु इसका उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही सारस, ये नागरिक सेवा प्रदान करने वाला एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, 2004 में इसका विकसित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों चीता है, अपाचे है, अपाचे दोस्तों यूएसए की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित है, यूएसए की एक ट्राइब है जिसका नाम है अपाचे, उस नाम पर इसका नाम अपाचे किया गया है। इसके अलावा और हम क्या देख लेते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से एक चिनूक, चिनूक भी यूएसए की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित एक हेलीकॉप्टर है, माल ढोने का काम करता है, नॉर्थ अमेरिका में उसके आधार पर इसका नामकरण क्या किया है, चिनूक किया गया। ऐसे ही MI-25 रूस द्वारा खरीदा था हमने, इल्यूजन ये भी रूस से 2003 में खरीदा था, सॉफ्ट लैंडिंग हेतु ये प्रसिद्ध है। इतना याद जरूर रखना है कि इल्यूजन एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जाना जाता है। किससे खरीदा था हमने, रूस से। कुछ अब ड्रोन की बात कर लेते हैं। ड्रोन दोस्तों रिमोट से संचालित होते हैं, 20 से 24 घंटा ये काम करते हैं और 30,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर ये कार्य कर सकते हैं। ये भी दो पद्धतियों पर आधारित है, स्वदेशी और विदेशी। स्वदेशी अर्थात जो भारत ने विकसित किए उनमें आते हैं रुस्तम, निशांत, लक्ष्य। रुस्तम डीआरडीओ ने 2016 में विकसित किया है, और लक्ष्य को भी डीआरडीओ द्वारा, ये ए टू ए अर्थात एयर टू एयर बार करने की क्षमता होती है इसमें, साथ ही धरातल से वायु अर्थात स्पेस सरफेस टू अर्थ भी इसमें ये बार करने का अपना कार्य करता है। इसके अलावा विदेशी में बात करेंगे तो हेरोन और हेरोज दोनों ही हमने इजराइल से खरीदे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने के लिए हेरोन नामक जो हमारा ड्रोन है उसका उपयोग किया जाता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। और दोस्तों कुछ याद रख लेते हैं हम, जो हमारी नौसेना द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे विमान वाहक पोत और पनडुब्बियां। पनडुब्बियां देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, ये है पनडुब्बियां और ये है हमारा विमान वाहक पोत। इस पर क्या होता है दोस्तों, लड़ाकू विमान भेजे उतारे जाते हैं, यानी इस पर लैंडिंग होती है, यहीं से भेजे जाते हैं। जैसे आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विराट है, आईएनएस विक्रमादित्य है, ये सब क्या है, हमारे विमान वाहक पोत हैं। भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है, आईएनएस विक्रांत, जो हमने ब्रिटेन से खरीदा था, वर्तमान में रिटायर्ड है। आईएनएस विराट जो है वह 1987 में शामिल किया था, ब्रिटेन से हमने लिया था, 2017 से ये भी रिटायर्ड है। वो आईएनएस विक्रांत 16 नवंबर 2013 को शामिल किया गया, रूस द्वारा ये हमें गिफ्ट किया गया था। इसी को दोस्तों एडमिरल गुरारगो के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक नाम और क्या है, एडमिरल गुरारगो। बेसिकली जो है रूस में इसको एडमिरल गुरारगो कहा जाता है, आईएनएस विक्रमादित्य को। पनडुब्बियों में भी बात करते हैं, जो जल के अंदर रहकर कार्य करती हैं दोस्तों, ये भी दो प्रकार की हैं, स्वदेशी और विदेशी। कुछ हमारी हैं और कुछ हमने विदेशों से परचेज की हैं, खरीदी हैं। जैसे आईएनएस अरिहंत है, ये भारत की पहली पनडुब्बी है, स्वदेशी है। इसके अलावा अरिदमन है, कदमट्ट है, ये क्या है, हमारे सब पनडुब्बियां हैं हमारी। इसके अलावा आईएनएस चक्र जो है रूस से लिया है, आईएनएस सिंधु रक्षक हमने रूस से लिया है, आईएनएस कलवरी ये फ्रांस से लिया है, आईएनएस शिशुगार हमने जर्मनी से लिया है। तो ये हमारी पनडुब्बी है। तो इस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में हम किन किन हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और जो हमारी पनडुब्बियां उनका यूज करते हैं, तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हुई। तो दोस्तों आज तक के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है उपग्रह, प्रक्षेपण यान, इसके अलावा भारत सरकार की जो तीनों सेनाएं हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं, इसमें किस किस का यूज किया जाता है, तो ये सारी बातें हम कंप्लीट अपनी कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों, इसमें हम भारत के जितने भी स्पेस रिसर्च सेंटर हैं, या हमारे जो जैसे हमारा इसरो है ना, डीआरडीओ है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा उपग्रह
और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बस एक वीडियो और जिसमें हम यूनिट 7 का जो उपग्रह, यानी हम एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। देखिए, जो सिलेबस में अपना यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये हमारी लगभग खत्म हो चुकी है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां अभी हमने देख ली। उपलब्धियों में क्या क्या है, देखिए, जैसे हमने चंद्रयान है, हमारा आदित्य एल 1 मिशन है, हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसके अलावा इनसैट है, जी सैट है, कार्टो सैट है। तो ये जितने भी हमने सैटेलाइट अभी पढ़े हुए हैं ना, वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब बात आती है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। तो उपलब्धियों में कुछ चीजें तो हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं पहले से ही। यहाँ पर केवल हमें वैज्ञानिक संस्थान पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये दोनों पॉइंट यूनिट 7 के कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, ये दोनों पॉइंट, ये भी हमारे 2 से 3 वीडियो में ये कवर हो जाएंगे। तो यूनिट 7 का बहुत बड़ा हिस्सा। उसके बाद हम ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ ही दोस्तों, इसका जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां से क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल पर पहुंचिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। थैंक यू।